Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, साथ हैं नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर भी हैं और एक वरिष्ठ नेता भी हैं एनसीपी के। सर, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो कांग्रेस लीडर हैं, उनके एक कमेंट से काफी हलचल मच गई है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र जो सरकार है वहां पर वो एक सपोर्टिंग रोल में है, वो डिसीजन मेकर नहीं है। ये उनसे पूछा गया था कोरोना वायरस की फाइट को लेके। तो क्या इससे ये माना जाए कि चेंज हो रहा है सिचुएशन, तीनों जो मिलके एक सरकार बनाई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, राहुल जी का बयान पहले मैंने देखा, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं है, पहले कहा। इसका मतलब है कि कांग्रेस की सरकार नहीं, ये सच्चाई है। यहाँ पे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है, 3 पार्टियों की सरकार है। वो यही बोलना चाहते थे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति अलग है, यहाँ मिली-जुली सरकार है। जो वो कहना चाहते थे, हमें लगता है उनके बयान को कुछ अलग ढंग से लिया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई चिंता का विषय नहीं है। तीनों पार्टियों के बीच में समन्वय है, सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही है। पर आपको लगता है सर, एक समय पे जब खासकर जब बीजेपी की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से काफी आप लोगों पर तीखे प्रहार हो रहे हैं, उस समय एक ऐसा कमेंट वो अवॉइड कर सकते थे? नहीं, मुझे लगता है, देखिए राहुल जी के बयानों को लेकर कई बार इस तरह से लोगों ने विवाद खड़ा किया। उनके मन में कुछ होता नहीं, शब्दों का जो प्रयोग है वो जिस तरह से होना चाहिए, कहीं उसमें कोई शब्द ढंग से नहीं आते और उसको अदरवाइज लेके लोग माहौल बनाने का काम करते हैं। हमें लगता है कि उन्होंने कोई गलत तरीके से या गलत इरादे से बयान नहीं दिया। उनका कहना यही था कि वहाँ पे कांग्रेस की नहीं मिली-जुली सरकार है। तो अभी सरकार को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, स्थिरता है रहेगी? 100% सरकार पूरी तरह से स्थिर है। सरकार कोरोना को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ आंकड़े सबसे ज्यादा हैं, ये बात सच है। लेकिन आंकड़े क्यों ज्यादा है उसको भी देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा गंभीरता से इस विषय को हम लोगों ने लिया। पहले दिन से हमने टेस्टिंग जिस तरह से की है, पूरे देश में जितनी टेस्टिंग नहीं हुई उससे ज्यादा टेस्टिंग हमने की है और लगातार हम लोग सारे प्रिवेंटिव मेजर्स उठा रहे हैं। जो भी केंद्र की तरफ से गाइडलाइन आती है उसको हम फॉलो करने का काम करते हैं, अपने तरीके से सारी व्यवस्थाएं बनाने का काम करते हैं। अगर जब टेस्टिंग ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से वो आंकड़े बढ़ेंगे। लेकिन अब मॉर्टेलिटी, जो मौतों का आंकड़ा है, उसको देख लें तो गुजरात के बनिस्बत गुजरात में 7% लोगों की मौत हुई है। आप देख लें मध्य प्रदेश में तो वो मौत का परसेंटेज ज्यादा है। उसके बनिस्बत महाराष्ट्र में शुरुआती दौर में ज्यादा मौतें हुई थी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि जब 20,000 के पार आंकड़ा गया, उसके बाद अगर मौत का आंकड़ा देखेंगे तो लगातार उसमें घटौती हो रही है। बड़े पैमाने पे लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, ट्रेसिंग का काम चल रहा है और ईमानदारी से, चाहे मुंबई शहर हो, सारे शहर हो, डिस्ट्रिक्ट हो, सारी चीजों को ढंग से किया जा रहा है। अन्य राज्यों की तरह नहीं है कि कोई गंभीरता से लेना नहीं। और आपने देखा होगा कल गुजरात हाईकोर्ट ने किस तरह के स्ट्रिक्चर पास किए। हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल बोल रहे थे कि सारे लोगों का टेस्ट करना संभव नहीं, 70% अहमदाबाद के लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। तो हमें लगता है बीजेपी राजनीति कर रही है और इस माहौल में भी वो राजनीति कर रहे हैं। उनका काम है राजनीति करना, हम ईमानदारी से लोगों का काम कर रहे हैं। पर सर, कुछ नेताओं के, सुब्रमण्यम स्वामी और नारायण राणे की तरफ से ये भी आया है कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि सरकार पूरी तरह से विफल रही है कोरोना वायरस को टैकल करने में। उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि कोई भी सरकार जब तक पटल पे बहुमत खो ना दे तब तक उसे हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं। या कोई विपरीत परिस्थिति निर्माण हो जाए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से समाप्त हो गया है, तो ठीक है, सिफारिश हो सकती है, जैसे भूतकाल में हुआ भी है। लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए ईमानदाराना तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को सरकार में आने के लिए बेचैनी है और वो बेचैनी में इस तरह से बयानबाजी देते रहे। हमें लगता है कि स्वामी जी को तो उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती और राणे साहब ने आज कुछ कहा है, देवेंद्र फडणवीस ने पल्ला झाड़ दिया कि हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर छटपटाहट है। दिल्ली में बहुत सारे सीनियर लीडर हैं, मेरी जानकारी है, मैं नाम लेके कहूंगा कि भूपेंद्र यादव जी, ओम माथुर जी,
लगातार पत्रकारों को ब्रीफ कर रहे हैं कि महाराष्ट्र से कोई खबर आई हुई, गॉसिप चलाया जा रहा है। हमें लगता है गॉसिप से सरकारें गिरती नहीं, और अगर किसी भी सरकार को लोकतांत्रिक ढंग से अगर बनी है और उसे इलीगल या अलोकतांत्रिक ढंग से हटाने का काम होगा, तो एसआर मुंबई की केस में क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। सर, आपको इस पूरी प्रक्रिया में और इससे पहले भी राज्यपाल के रोल को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि पहले उद्धव ठाकरे को जब नॉमिनेट करना था उसमें भी काफी विलंब आ रहा था, और अब ये इशू चल रहा है जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी उनसे काफी बार जाके मिले, उसके बाद पवार जी भी जाके उनसे मिले, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पवार साहब को कल कटसी मीटिंग थी, उन्होंने राज्यपाल महोदय ने स्वयं कहा था कि मुलाकात करनी है। पवार साहब गए, पुराने भी ताल्लुकात थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वे, पवार साहब केंद्रीय मंत्री थे, तो संबंध है, बुलाया तो लोग, पवार साहब गए, उसको लेके कोई राजनीतिक ढंग से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है बीजेपी शासित राज्यों को छोड़कर जो विपक्ष की सरकारें जहां पे हैं, वहां पे राजभवन के राजनीति का अड्डा बनता जा रहा है। बंगाल के तो राज्यपाल लगातार पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी राजभवन को राजनीतिक अड्डे की तरह से इस्तेमाल कर रही है, ये सच्चाई है। और सर, आपको क्या लगता है, कई अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है कि हम पवार जी को भी एक चीफ मिनिस्टर की तरह देख सकते हैं आगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पवार साहब ने जमाना हो गया कह दिया कि मैं राज्य की राजनीति में कहीं भी मेरा इंटरेस्ट नहीं, और उद्धव ठाकरे को पवार साहब ने ही प्रपोज किया था उद्धव जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। और उद्धव ठाकरे जी अच्छा काम कर रहे हैं। कोई किसी को हटाना बिठाना इस तरह की राजनीति न महाराष्ट्र में है, न एनसीपी इस तरह की राजनीति करना चाहती है। पर कई जगह ये भी बोला जा रहा है, ऐसी मतलब बातचीत चल रही है कि काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है वो एक बाप बेटे की सरकार चल रही है, उसमें जिस तरह से सबकी भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं है। नहीं, ये तो ठीक है, विपक्ष का काम है अलग अलग टैग देने की बात। विपक्ष कभी बोलेगी कि माँ बेटी की सरकार है, चाचा भतीजे की सरकार है, तो इस तरह से वो विपक्षी लोग बोलते रहते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी है, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की बात नहीं। सर, कोरोना वायरस में मेरे दो और सवाल थे कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बीएमसी के चीफ को हटाया गया था, क्या आपको लगता है वो उचित था, जब एक तरह से पूरी लड़ाई कोरोना वायरस को लेकर लड़ी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा था शायद उनको इसलिए हटाया गया कि वो टेस्टिंग ज्यादा कर रहे थे? देखिए, उसके बाद तो और टेस्टिंग बढ़ी है। ऐसा नहीं कि टेस्टिंग कर रहे थे इसलिए हटाया गया। कहीं ना कहीं अगर किसी चीज को लेकर समन्वय नहीं बनता है अधिकारियों के बीच में, या अधिकारियों के बीच में कोई तनाव बनता है, तो जो जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसी परिस्थिति में कोई बड़ा फैसला करना पड़ता है। परदेसी साहब का और कुछ अधिकारियों का शायद मनमुटाव चल रहा होगा। अधिकारियों के बीच में समन्वय न होने से काम कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो ऐसे समय में जिसकी जिम्मेदारी है वो उसे ठीक करने का काम करता है, और इसीलिए उनका तबादला किया गया। सर, कोरोना वायरस की फाइट को लेके जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं, आप लोग और क्या कदम उठा रहे हैं? और खासकर जिस तरह से लॉकडाउन अब ईज हो रहा है, तो हम महाराष्ट्र में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या लॉकडाउन में जो ईज होना है महाराष्ट्र में भी उसी तरह होगा, या आप लोग अभी भी चाहेंगे कि लॉकडाउन की जो स्ट्रिक्ट तरीके से इम्पोज किया गया था उसको बरकरार रखें? ठीक है, ऐसा है कि जब तक कोविड-19 का कोई वैक्सीनेशन नहीं आ जाता, हमें जी। उसको साथ में लेके जीना सीखना पड़ेगा। और कहीं न कहीं लोगों को 2-4 साल तक या 2 महीने से ज़्यादा अब समय हो रहा है, परमानेंट लोगों को घरों में नहीं रखा जा सकता। सारी गतिविधियों को बंद नहीं किया जा सकता। धीरे-धीरे बहुत से इलाकों में कुछ ढील दी गई है, आने वालों में धीरे-धीरे दिनों में ढील दी जाएगी, और ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए, ये सभी लोग चाहते हैं। लेकिन लोगों को भी डिसिप्लिन पालनी पड़ेगी। इससे बचाव के लिए जो उपाय योजना सरकार बताती है उसका पालन करना पड़ेगा। हमें लगता है कि परमानेंट लॉकडाउन ये सॉल्यूशन नहीं है, कुछ शर्तों में धीरे-धीरे ढील दी जाएगी। सर, एक चीज और, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से रेल और हवाई जहाज का पूरा जो वो है शुरुआत की गई है, उसमें हमने काफी देखा कि पीयूष गोयल की काफी तारीफ की गई, जो कांग्रेस के मिनिस्टर उन्होंने काफी तारीफ की और ये बोला कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और उसी तरफ आप लोग काफी क्रिटिकल हैं जिस तरह से पूरी हैंडलिंग हुई है रेलवेज की। और अभी जब एक जी। देखिए, मैं आपको बताऊँ, 125 से 150 ट्रेनिंग की टेंडेंसी हर दिन रही। जब जी। ये मामला उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि रेल हम पहले से माँग रहे थे, देरी हुई देने में, निर्णय लेने में देरी हुई, और रेल जितनी हम चाहते नहीं दी जाती।
पीयूष गोयल जी पिछले 3 दिनों से राजनीति कर रहे हैं। कभी रात को 2 बजे बोल देते हैं कि आप लिस्ट भेज दो। अभी आज मैं आपको बता दूं, आज 102 ट्रेनों को उन्होंने शेड्यूल करने का काम किया। रात को 2 जी बजे मैसेज आया कि पैसेंजर लिस्ट भेजी जाए। सुबह 9 बजे हम लोगों ने पैसेंजर लिस्ट भेज दी। 109 ट्रेनें शेड्यूल की गई। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 49 ट्रेनें शेड्यूल की गई थी। सारे पैसेंजर को शहर के कोने कोने से बसों से हमने टर्मिनस तक पहुंचाने का पूरा कार्यक्रम बनाया। अब डीआरएम कह रहे हैं कि हम 16 ट्रेनों से ज्यादा लोकमान्य तिलक टर्मिनस से नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ नहीं सकते तो शेड्यूल 49 ट्रेन क्यों की? क्यों कम से कम 40-50 हजार लोगों को लाने का इंतजाम करवाया? अभी 20,000 लोग जुट चुके हैं, ट्रेनें छोड़ी नहीं जा रही, पूरा क्योस क्रिएट किया गया। हमें लगता है कि केंद्र सरकार योजनाबद्ध तरीके से, सरकार बदनाम कैसे हो, ये काम कर रही है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 49 ट्रेन शेड्यूल है आज, 16 ट्रेनों से ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, नहीं हैंडल कर सकते, इस तरह से डीआरएम कह रहे हैं। और पीयूष गोयल जी की जिम्मेदारी है। हम तो अभी मैंने ट्वीट भी किया है कि इमीडिएट जी आप 49 ट्रेनों को जो शेड्यूल किया है उसके छोड़ें। जो भी परिस्थिति निर्माण हो रही है उसकी जिम्मेदारी आपकी है और इस तरह की गंदी राजनीति बंद हो, हम उनसे अपील करना चाहते हैं। सर, हवाई यात्रा को भी लेके सेंट्रल और स्टेट में उस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। रात में फाइनली जाके आप लोगों ने अप्रूवल दिया और इसकी वजह से लोगों को काफी इसमें परेशानी झेलनी पड़ी। देखिए, ऐसा है कि हरदीप पुरी साहब ने स्वयं ऐलान कर दिया, टिकटें बुक होने लगी। कोई भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एयरपोर्ट के जो कर्मचारी हैं या एयरलाइंस के जो हैंडलिंग करने वाला कर्मचारी है, ग्राउंड स्टाफ है, वो कब आएगा, कैसे आएगा, कोई तैयारी नहीं थी और सारी टिकटें बुक की गई। हम लोगों ने जी 6 बजे परमिशन दे दी कि 50 फ्लाइट को हम परमिशन देंगे। हमने क्लियरिटी की तो बहुत सारे एयरलाइंस पैसेंजर ना होने की वजह से उन्होंने कैंसलेशन करने का काम किया। तो जो भी मोदी सरकार का, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे लॉकडाउन 3 में माइग्रेंट वर्कर को भेजने का ऐलान हो, चाहे हवाई जहाज चलाने का ऐलान हो, चाहे ट्रेनें छोड़ने का ऐलान हो, कोई एक्सरसाइज किए बिना सारे ऐलान करके हेडलाइन बनाने का काम करते हैं। मैनेजमेंट ढंग से होता नहीं, जिसके लिए परिस्थिति बिगड़ जाती है और ऐलान कर देने से चीजें होती नहीं। कोई भी ऐलान करने के पहले होमवर्क करना चाहिए, जो केंद्र सरकार करती है, जिसके कारण ये परिस्थितियां बनती है। सर, बस एक आखिरी प्रश्न, आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने ये बोला है कि वो लोग प्रेसिडेंट रूल की बात नहीं कर रहे हैं, ये सरकार अपनी ही नाकामियों की वजह से गिर जाएगी और उन्होंने एक ब्लैक पूरा फ्लैग बैंड इसको लेके उन्होंने एक तरह से प्रोटेस्ट भी किया था। आपको क्या लगता है कोरोना वायरस के समय ऑपोजिशन इस तरह की प्रोटेस्ट कर रही है, वो कितना जायज है? देखिए, सत्ता में आने की छटपटाहट है। देवेंद्र जी बोलते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। नारायण राणे जाके मांग करते हैं। दिल्ली में नेता गॉसिप करते हैं, मीडिया हाउसेस को खबरें फीड की जाती है। सत्ता विहीन होने के बाद बेचैनी है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में विफल हुई है, उनकी छटपटाहट के कारण सारी परिस्थिति वो अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। देवेंद्र जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनको समझना पड़ेगा तीनों पार्टियां एक साथ हैं और सरकार को गिराना या राष्ट्रपति शासन लगाना ये इतना आसान काम नहीं है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।